ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने महबूब मेरे ओ मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। फिल्में और फिल्म स्टार्स को देखकर बहुत से यंगस्टर्स फिल्म नगरी में आते हैं। ऐसे ही एक 11-12 साल के बच्चे ने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी और उसे सिनेमा से प्यार हो गया। उस बच्चे को दिलीप कुमार के किरदार ने इतनी गहराई से छुआ कि उसने ये भी सोच लिया कि अगर वो कभी अभिनेता बना तो अपना फिल्मी नाम यही रखेगा। शायद ये उसकी डेस्टिनी ही थी जिसने उनके मन में ये ख्याल पैदा किया, वरना फिल्मों के ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर बहुत से बच्चे और युवा ऐसा सोचते हैं, पर कितने लोग हैं जो मनोज कुमार बन पाते हैं। शबनम में दिलीप कुमार के कैरेक्टर का नाम था मनोज और दिलीप कुमार के कुमार से मिलकर बना हरिकिशन गिरी गोस्वामी का फिल्मी नाम मनोज कुमार। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर एंड स्क्रीन राइटर मनोज कुमार, जो भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए। उनकी फिल्मों के देशभक्ति गीतों के बिना आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस अधूरे लगते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती दुल्हन चली, हो पहन चली तीन रंग की, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर दे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार का असली नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी। जब मनोज कुमार 11 साल के थे तो उनके मामा उन्हें फिल्म दिखाने ले गए। फिल्म थी दिलीप कुमार की जुगनू। ये फिल्म मनोज कुमार को बहुत पसंद आई तो उनके मामा उन्हें फिर एक बार फिल्म दिखाने ले गए। वो भी दिलीप कुमार की फिल्म थी शहीद, और इत्तफाकन दोनों ही फिल्मों में हीरो अंत में मर जाता है। उस समय तो मनोज जी बच्चे थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक ही इंसान 2 बार कैसे मर सकता है। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो सिर्फ फरिश्ते ही कर सकते हैं। तो मनोज जी ने मन ही मन ये सोच लिया, ये फैसला कर लिया कि वो बड़े होकर फरिश्ता ही बनेंगे, यानी हीरो। फिर उन्होंने एक फिल्म देखी शबनम। उसमें भी दिलीप कुमार ही थे और उनके किरदार का नाम था मनोज। दिलीप कुमार के अभिनय से वो प्रभावित तो हो ही चुके थे, अब ये फैसला भी कर लिया कि जब फरिश्ता यानी हीरो बनेंगे तो अपना नाम मनोज रखेंगे। जैसे दिलीप कुमार वैसे मनोज कुमार। इस तरह अपना फिल्मी नामकरण उन्होंने खुद ही कर लिया। मनोज कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन जब देश के बंटवारे के समय वो दिल्ली आए थे तो सिर्फ 10 साल के थे। जब उनका परिवार दिल्ली पहुंचा तो उन्हें कुछ समय तक रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। इस वजह से उनकी पढ़ाई का भी काफी नुकसान हुआ। रिफ्यूजी कैंप से निकलने के बाद वो राजेंद्र नगर इलाके में रहने चले गए। जब पढ़ाई शुरू हुई तो और भी मुश्किल पेश आई, क्योंकि एबटाबाद में वो उर्दू मीडियम से पढ़ते आ रहे थे और दिल्ली में पूरी पढ़ाई हिंदी में थी। पर इसी वजह से उनकी उर्दू के साथ साथ हिंदी पर भी अच्छी पकड़ बन गई, जिसका फायदा उन्हें फिल्में ज्वाइन करने के बाद मिला, क्योंकि हीरो बनने से पहले वो फिल्मों में घोस्ट राइटर बन गए थे। देशों में मनोज कुमार के कजन, उनकी बुआ के बेटे लेखराज भाकड़ी फिल्म निर्माता थे। अपनी फिल्म तांगे वाली की रिलीज के सिलसिले में जब वो दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात मनोज कुमार से भी हुई। इतने हैंडसम लड़के को देखकर वो बोले, तुम तो बिल्कुल हीरो जैसे दिखते हो। मनोज कुमार ने तुरंत कहा, तो बना दीजिए हीरो। फिर लेखराज भाकड़ी के बुलावे पर मनोज कुमार 9 अक्टूबर 1956 को आंखों में ढेर सारे सपने लेकर मुंबई पहुंच गए। लेकिन जब 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने भाकड़ी साहब से पूछा। भाकड़ी साहब ने कहा, अभी तो तुम्हारा एक भी जूता नहीं घिसा, यहाँ तो उम्र बीत जाती है। पर ये सुनकर मनोज कुमार निराश नहीं हुए। रोजाना रंजीत स्टूडियो पहुंच जाते जहां भाकड़ी साहब का ऑफिस था। जिन दिनों लेखराज भाकड़ी फैशन फिल्म बना रहे थे, उन्होंने मनोज कुमार को एक छोटा सा रोल दिया, 90 साल के बूढ़े भिखारी का। उस वक्त मनोज कुमार की उम्र थी 19 साल। इसके बाद सहारा में मीना कुमारी के साथ 4-5 सीन करने को मिले। फिर चांद जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे रोल किए। एक दिन रंजीत स्टूडियो में किसी दूसरे प्रोड्यूसर की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें हीरो थे अशोक कुमार।
हुआ ऐसा कि जो सीन था वो अशोक कुमार को पसंद नहीं आ रहा था। जब मनोज कुमार को इस मुश्किल का पता चला तो उन्होंने सिचुएशन के मुताबिक उस सीन को दोबारा लिख दिया और वो सीन अशोक कुमार को बहुत पसंद आया। तब निर्माता ने मनोज कुमार को 11 रुपए एक तरह से टोकन मनी के तौर पर दिए। फिर इसी तरह एक दो सीन लिखने का काम उन्हें मिलने लगा, जिससे थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती थी। मगर फरिश्ता यानी हीरो बनना अभी भी बाकी था। हरियाली और रात एक बार मनोज कुमार एक फिल्म के प्रीमियर पर गए थे। वहां फिल्म मेकर एच.एस. रवेल की नजर उन पर पड़ी और फिर एच.एस. रवेल की फिल्म कांच की गुड़िया में मनोज कुमार पहली बार हीरो के रूप में पर्दे पर नजर आए। हालांकि ये फिल्म नहीं चली, पर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खुल गए। इसके बाद आई रेशमी रुमाल, जो विजय भट्ट के भाई हरसुख भट्ट की फिल्म थी। इस फिल्म की वजह से ही मनोज कुमार को मिली विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जाग। जब उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया गया था तो उनमें हीरो वाला कोई स्टाइल नहीं था। उन्हें कैमरा से इतना डर लगता था जैसे उसमें से कोई गोली निकलने वाली हो, उनके पैर कांपने लगते थे। फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट और हीरोइन माला सिन्हा ने शूटिंग के समय उनकी बहुत मदद की, उन्हें बहुत कुछ सिखाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म हरियाली और रास्ता सिल्वर जुबली हुई। मनोज कुमार स्टार बन गए, जिन्होंने बाद में वो कौन थी, हिमालय की गोद में, दो बदन, पत्थर के सनम, सावन की घटा, गुमनाम जैसी बहुत सी हिट फिल्में दी। कौन है? कौन? मैं पूछता हूँ कौन है तुम? छोड़ कर तेरे प्यार का दामन ये पत्थर के सनम तुझे हमने मनोज कुमार की देशभक्ति फिल्मों की शुरुआत हुई 1965 में। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक कहानी लिखी थी, पर नर्वसनेस के कारण उसे स्टेज पर सुना नहीं पाए थे। लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी वो कहानी सुनी थी और उन्हीं में से थे उनके एक दोस्त केवल कश्यप, जो पब्लिसिटी में ट्रेंड सेटर थे। लेकिन वो फिल्म निर्माण करना चाहते थे और उसी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। उन्हीं के जोर देने पर मनोज कुमार ने उस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और शहीद भगत सिंह का मुख्य किरदार भी निभाया। मेरी जिंदगी की एक ही आरज़ू है, मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जीने गैरों ने माँ के पाँव में पहना के उन्हें काट के रख देना चाहता हूँ। शहीद नाम की इस फिल्म के प्रीमियर पर उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आए थे। कहते हैं कि वो आए तो सिर्फ 10 मिनट के लिए थे, लेकिन फिल्म में खो गए और ये देखकर मनोज कुमार ने प्रोजेक्टर रूम में कहलवा दिया, फिल्म में इंटरवल नहीं होगा। शास्त्री जी ने पूरी फिल्म देखी, खड़े होकर ताली बजाई और स्टेज पर 20 मिनट तक बोले भी। अगले दिन सबको प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया, जहां शास्त्री जी ने उनसे कहा कि मैंने जो नारा दिया है, जय जवान जय किसान, क्या इस पर भी फिल्म बन सकती है? ये बात मनोज कुमार के दिल को छू गई। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उस दिन दिल्ली से वापस लौटते हुए ट्रेन के सफर के दौरान ही उन्होंने उस फिल्म की कहानी लिख डाली। वो फिल्म थी उपकार, जिसका निर्देशन भी मनोज कुमार ने किया। अपने स्वार्थ के लिए अपनी परंपरा से मुंह नहीं मोड़ा जाता। सुन के रहत की आवाज यूं लगे कहीं शहनाई बजे। भारत कहाँ है वो वैश्य जिन्हें जंग का शौक है। इस फिल्म ने उन्हें घर घर में भारत कुमार की पहचान दिलाई। उपकार को सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्मों ने उनकी इस इमेज को और भी पुख्ता किया। शायद इसीलिए ज्यादातर फिल्मों में उनके किरदार का नाम भारत रखा जाता था। जब एक आदमी पढ़ लिख के यहाँ काम करने लगता है ना, यहाँ दो हाथ और एक दिमाग पड़ जाता है। क्रांति की मांग आजादी है, आजाद कर दो हमारे देशवासियों को। क्रांति मनोज कुमार की काफी महत्वपूर्ण फिल्म कही जा सकती है, क्योंकि एक तो इसमें उन्होंने अपने आइडल दिलीप कुमार को डायरेक्ट किया, दूसरा उनके निर्देशन में बनी ये आखिरी कामयाब फिल्म थी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी तारा बोले तुम क्या मनोज कुमार ने अपनी हर फिल्म में नए नए प्रयोग किए। अलग अलग विषयों पर फिल्म की कहानी बुनना हो, या कहानी कहने का तरीका, या कलाकारों का कैरेक्टराइजेशन। 24 घंटे मशीनों का शोर, आदमियों का शोर, कुत्तों का शोर। फोटोग्राफी और एडिटिंग में भी उन्होंने कई प्रयोग किए जो उस समय पहली बार उनकी फिल्मों में नजर आए।
और फिल्मों की कई कैटेगरीज में उन्हें अवार्ड मिले। पद्मश्री से सम्मानित मनोज कुमार को 1999 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और फिल्मों में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मनोज कुमार के पिता का नाम था एच.एल. गोस्वामी, जो एक शायर भी थे। उनका लिखा कलाम सिमरन एक समय में बहुत चर्चित हुआ था, जिसके लिए उन्हें महाराष्ट्र उर्दू अकादमी की ओर से अवार्ड भी दिया गया था। उनकी माँ का नाम था कृष्णा गोस्वामी। भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे। उनसे छोटी एक बहन थी ललिता, और जब बंटवारा हुआ तो उनका एक नवजात भाई भी था। दिल्ली में जब उनकी माँ और भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। पर वो दंगों का दौर था। जैसे ही सायरन बजा, सभी डॉक्टर्स और नर्स छुप गए। उसी हालात में उनके सबसे छोटे भाई की मौत हो गई। भाई की मौत से उन्हें न सिर्फ चोट पहुंची बल्कि बहुत गुस्सा भी आया। इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को पीट दिया। मगर इस घटना के बाद उनके पिता ने उन्हें कसम दी कि वो कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। मनोज कुमार की शादी हुई अपनी कॉलेजमेट शशि से। उनके 2 बेटे हुए, कुणाल और विशाल। कुणाल गोस्वामी ने घुंघरू, कलाकार जैसी कुछ फिल्मों में अपना भाग्य आजमाया, मगर उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। मनोज कुमार जब मुंबई आए थे तो उनके मुख्य रूप से 2 सपने थे। एक तो हीरो बनना है, दूसरा 3 लाख रुपए कमाना है। उन्होंने सोचा था कि सफेद बंगला होगा, सफेद गाड़ी, और वो सफेद कुर्ता धोती में घर में बैठकर सितार बजाएंगे। सितार को छोड़कर बाकी सभी ख्वाहिशें उनकी पूरी हो गई। हाँ, वो बांसुरी बजा लिया करते थे। मनोज कुमार को कॉलेज के समय में खेलों में भी खासी दिलचस्पी थी। वो क्रिकेट और हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। फिल्मों में आने के बाद भी खेलों के प्रति उनका ये रुझान बना रहा। 70 के दशक में बैडमिंटन खेलते हुए एक दुर्घटना हुई थी, जिसे मनोज कुमार ने गंभीरता से नहीं लिया। बाद में पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। पिछले कई सालों से वो काफी ज्यादा बीमार थे। अक्सर उन्हें व्हील चेयर पर ही देखा जाता था। 4 अप्रैल 2025 को मनोज कुमार इस दुनिया से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी दिनों की सौगात। मैं ना भूलूंगा